क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते सुनते चले आ रहे कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को देखकर नंबर लें, कॉल करें, मैसेज करें, जो चाहे वो करें। ठीक है, आगे चलते हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री, और हम लोग कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड वेपराइजेशन। कितनी बात समझ में आई? एवापोरेशन एंड वेपराइजेशन। याद है क्या कहा था पिछले टॉपिक में? ठीक है, अगर दो लिक्विड लेते हैं हम लोग, इस तरह से दो कंटेनर में लिक्विड लेते हैं, ठीक है, और एक में एवापोरेशन हो रहा है, एक में वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो एवापोरेशन जो बताया था कि इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे एक तो एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन होते रहता है। जैसे मान लो यहाँ पानी गिर गया तो थोड़ी देर में पानी जो है ना भाप बन जाएगा, गैस बन के चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं हुआ ना, 100 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी एक लिक्विड वेपर में चेंज हो गया। जैसे हम लोग नहाते धोते कपड़े को सुखाते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं, सर्दियों में भी सूख जाते हैं। गर्मी में तो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर तो जल्दी सूख जाते हैं, मगर सर्दियों में भी कपड़े सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं? सर्दियों में टेम्परेचर 5 डिग्री 7 डिग्री ऐसे होते हैं, फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। इसलिए कि एवापोरेशन होते रहता है कंटिन्यूअस, जो है ना पानी के जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस से निकलते रहते हैं। क्या है कि जो भी एटमॉस्फेयर में हीटिंग है, इसको हीट मिलता रहेगा, पानी के सरफेस को एटमॉस्फेयर के हीट इसको मिलता रहेगा, ठीक। इसकी वजह से जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होंगे, और जिनका एनर्जी इतना हो गया कि वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो टूट जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम सुना है? एक वाटर होता है, देखा तो होगा, पानी पानी, उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, ये O है, ये H है, डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। वाटर जो ना पोलर कंपाउंड होता है, वो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। कितनी बात सुन में? तो ये जो है ना ऑक्सीजन जो है दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लो दूसरा जो है ये ऑक्सीजन है, इस पे डेल्टा नेगेटिव हो गया, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा हाइड्रोजन है, डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये जो ऑक्सीजन होगा पास वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक तरह का बॉन्ड हो जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। और इसी की वजह से वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में है। वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में किसकी वजह से? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे को, इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव, उसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव, सब एक दूसरे को खींच के रखे हुए हैं और एक दूसरे को जाने नहीं देते, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब कभी थोड़े से हीट मिलेगा और किसी मॉलिक्यूल का ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए, इतना हीट मिले कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा, तो ये फ्री हो जाएगा, फिर ये गैस में निकल जाएगा, एयर में वेपर बन के निकल जाएगा। तो जो वाटर होते हैं जो इस तरह से रखते हैं पानी, तो एटमॉस्फेयर के हीट की वजह से उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा अपर सरफेस का, वो हल्के हल्के वेपर बनता रहेगा। वो कोई भी टेम्परेचर हो, ज़रूरी नहीं 100 डिग्री टेम्परेचर हो। तो ये किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन होते रहता है। लेकिन जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग के लिए हमें हीट देना पड़ता है, ठीक है ना।
बॉइलिंग के लिए इसे हमें हीट देंगे। और ये जो बॉयल कब होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, तब जाके ये बॉयल करना शुरू करेगा। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि एनी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। एवापोरेशन जो ना सरफेस पे होता है, ठीक है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस से ऊपर उड़ेंगे, जो एयर के कांटेक्ट में, वहाँ से जो मॉलिक्यूल हल्के हल्के ऊपर जाएंगे, वेपर बनेंगे। लेकिन जो है बॉइलिंग जो होगा तो पूरा बल्क प्रोसेस है, पूरे पानी जो है एक साथ उबलना शुरू करता है, बुलबुले निकलेंगे हर जगह से पूरे पानी में। तो ये एक बल्क प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या है, ये एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना, ये है एक बल्क फिनोमेना, पूरे बॉडी के अंदर होता है। कितनी बात सुनी, बल्क फिनोमेना है। तो ये जो मेन दो डिफरेंस है, एवापोरेशन हमारे कोर्स में दे रखा है, तो इसको हम लोग एवापोरेशन को देखते हैं। क्या बताए कि एवापोरेशन किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, कब एवापोरेशन ज़्यादा होगा, कब कम होगा, कौन कौन से चीज़ों पे डिपेंड करता है। आगे चले हम लोग, तो एवापोरेशन करने जा रहे हैं, इसे लिखना है तो लिख लीजिए। जो एवापोरेशन है वो किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन, एक दे रखा पहला जो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है ना। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें एवापोरेशन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया इंक्रीजेस एवापोरेशन, ठीक है ना। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था कि एक कप चाय पीना है, तो चाय को अगर जल्दी पीना टाइम नहीं है तो क्या करेंगे, कप में पिएंगे तो ज़बान जल जाएगा, बहुत गर्म होगा। तो फिर सॉस पे रख के उसको फिर रखते हैं, तो थोड़ा सा डालेंगे, पूरे उस पर फैल जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जल्दी जल्दी एवापोरेट होके वो मॉलिक्यूल निकल जाते हैं जिसके पास गर्मी ज़्यादा है, जिसके पास हीट ज़्यादा है, वो मॉलिक्यूल जल्दी से एवापोरेट होकर निकल जाएंगे, और जो होगा नीचे बचा होगा वो ठंडा होगा, वो हम लोग पीते हैं। तो ये एक तरीका है एवापोरेशन का, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है। जैसे कपड़े हम लोग धोते हैं, तो अगर ऐसे ही धो के निचोड़ के ऐसे रख देंगे तो सूखने में टाइम लगेगा, फिर उसको खोल के फैला के ऐसा डालते हैं, जो खोलते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाता है, फिर वो जल्दी सूखता है। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है, ठीक है। अब जैसे क्या बताया, ये तो हो गया सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन फास्टर होगा, सरफेस एरिया से डायरेक्टली डिपेंड करता है। दूसरा दे रखा है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एवापोरेशन फास्ट होता है हाई टेम्परेचर पे, फास्ट एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। एवापोरेशन जो ना फास्ट होगा हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ लिख देते एवापोरेशन, एवापोरेशन इज फास्ट एंड हाई टेम्परेचर। अब फास्ट, जैसे जैसे हम लोग गर्मी के दिन है, आजकल बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगते हैं हम लोगों को प्यास जल्दी जल्दी लगते हैं। सर्दी में प्यास नहीं लगते हैं, गर्मी में क्यों लगते हैं प्यास? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है ज़्यादा है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है वैसे? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना हमारे बॉडी का, अगर मान लो बाहर में 40 का है टेम्परेचर, तो हीट कहाँ से किधर चलता है? हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि हमेशा ही गर्म बॉडी से हीट ठंडे बॉडी की तरफ जाता है। तो बाहर में जब 40 डिग्री है, हमारे बॉडी में 37 है, तो बाहर की गर्मी हमारे बॉडी में इन करने लगता है। जब हमारे बॉडी के गर्मी को टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर है हमारे बॉडी एक सिस्टम, एक मशीन है, और उसके अंदर के मशीन के जो पार्ट्स हैं वो 37 डिग्री पे काम करते हैं, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग होमोस्टैटिक है,
यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रहेगा, चाहे बाहर की गर्मी ज़्यादा हो या कम हो। बाहर जैसे सर्दियों के दिन में 2 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 0 हो गया, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है, वो घटता नहीं है। ठीक है, तो गर्मी के दिन है, बाहर में जब बाहर से हीट जब बॉडी के अंदर आ रहा होगा तो जाहिर है हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म है, क्या है, वो जो पानी है हमारे बॉडी के अंदर वो जल्दी जल्दी गर्म होकर एवापोरेट करता है और बॉडी से पसीने के फॉर्म में बाहर निकलते रहता है। वो टेम्परेचर जो बॉडी में आ रहा है उतना ही रेट से पसीने बॉडी से बाहर जा रहे हैं और इस तरह से बॉडी के अंदर पानी जो है ना कम होने लगता है और फिर जब बार बार प्यास लगने लगता है। अगर पानी पीते रहेंगे तो बॉडी के अंदर जो है पानी के जो रिक्वायरमेंट भी होता है वो मेंटेन रहेगा। अगर पानी नहीं पिएंगे और पसीने जाते रहेंगे तो फिर आपकी मशीन के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है और फिर परेशानी बढ़ जाती है, बहुत सारे बीमारियां हो जाती है, खासकर डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी परेशानियां। तो गर्मियों में इस तरह की परेशानी आती है, एक नेचुरल मैकेनिज़्म चलते रहता है जिसे हम लोग नहीं जानते। क्योंकि हम लोग क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ज्ञान तो ध्यान में है, किताब में थोड़ी है। तो ध्यान में ज्ञान है। तो देखते हमारे पसीने, सर्दी में पसीने कब आते हैं? आते ही नहीं सर्दी में पसीने, प्यास भी नहीं लगती। ठीक है, प्यास भी नहीं लगती, कितनी बासन में बहुत देर तक चलते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा बॉडी जो है ना, बॉडी जो है हमारे बॉडी का जो स्वेटिंग होती है, पसीने निकलते हैं, ये एक इसी तरह का फिनोमेना है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ स्वेटिंग ज़्यादा होगा, टेम्परेचर घटेगा, रेट ऑफ स्वेटिंग कम हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा मशीन सिस्टम से बिल्कुल चलता रहेगा। अब गर्मियों में क्या होता है, सुराही का पानी बहुत ठंडा होता है, सुना तो होगा। सुराही का पानी ठंडा नहीं होता है, ठीक है, वो ठीक ही होता है। सुराही है मिट्टी का बना हुआ, उसके अंदर पोर्स होते हैं, बाहर की गर्मी होती है, उसके गर्म जब उसमें जाते हैं गर्म हवा उस पोर्स से, तो अंदर जो पानी है गर्म होता है। और जिनका एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, जिनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है, वो सारे पानी के मॉलिक्यूल्स उसी सुराही के पोर से बाहर निकल जाते हैं। अब जो बचते हैं पानी, उनका टेम्परेचर लो रहता है। किसके मुकाबले में? बाहर के मुकाबले में। जब हम उस पानी को छूते हैं या पकड़ते हैं तो वो ठंडा लगता है, क्योंकि बाहर बहुत गर्म है, तो वो ठंडा लगता है सुराही का पानी ठंडा है और उसे पीते हैं। लेकिन वो नॉर्मल ठंडा होता है, मतलब नेचुरल ठंडा होता है, वो हम पिएंगे तो नुकसान नहीं करेगा। वो पिए, कहीं से भी आके सुराही का पानी जितना चाहे पी सकते हैं, वो नुकसान नहीं करता है। लेकिन फ्रिज का पानी पिएंगे तो फ्रिज का पानी का टेम्परेचर नीचे होता है, बहुत नीचे होता है। वो 10 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री पे रख के पानी को ठंडा करते हैं, तो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। बाहर से आके बहुत ज़्यादा पानी फ्रिज का नहीं पी सकते, थोड़ा तो पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, या फिर न गर्म पानी में मिला के पी ले। अगर ज़्यादा पिएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर बाहर से आ रहा है तो 40 डिग्री, और वो पानी का टेम्परेचर 7, 8, 9 डिग्री, वो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, बॉडी का टेम्परेचर में चेंज आएगा, और फिर हमारे टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से तबीयत ख़राब हो जाएंगे, नज़ला, जुकाम, बुखार, सर में दर्द हो जाएंगे। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है इस तरह से। और सुराही का पानी जो ठंडा होता है वो ठंडा नहीं होता, वो कंपैरेटिवली उसका लो टेम्परेचर होता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ जाता है वो इसके पोर से, इस सुराही के पोर से, ठीक है ना, इससे इसके पोर से जो पानी है वो निकल जाते हैं। इसमें पोर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में पोर्स छेद ही है, ठीक है ना, इतने सुराख है कि डायलॉग आ जाता है। नहीं, एक डायलॉग था ना वो फिल्म में सलमान खान का, इतना छेद करेंगे, कितनी बात समझ में। तो हमारे बॉडी में इतने होल्स है, हम लोग सर से लेके पैर तक कोई ऐसा पार्ट नहीं जिसमें होल नहीं है, क्योंकि जब कभी गर्मी होगी ना तो पसीने सर के अंदर से निकलने लगते हैं, कान के नीचे, कान के पैर में, हर पूरे गर्मी में हर जगह से पसीने निकलते हैं। वो पसीने का मतलब क्या हुआ, वो बॉडी के जो पोर्स हैं वहाँ से पानी बाहर निकलते रहता है। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। अगर पानी निकल रहा है, ठीक है, ना निकले तो वहाँ ज़ख़म होना ही होना है, दाने निकल आते हैं गर्मी में, देखा है कि नहीं, बहुत सारे लोगों के बदन में दाने निकल आते हैं।
आमतौर पे गर्मी हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? या बनियान पहनते हैं अंदर में। बनियान तो कॉटन का पहनना ही पहनना है, इसलिए कि पसीने निकलते तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं उसका एब्जॉर्बिंग पावर बहुत अच्छा होता है, तो वो पसीनों को एब्जॉर्ब करते जाता है, तो आपके पसीने को बाहर निकाल लेता है। ठीक है। अगर आप कॉटन के बनियान नहीं पहनते, टी शर्ट लेते पहनते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे टी शर्ट आते हैं टेरिकॉट के, नायलन के, और भी बहुत मिक्स फाइबर के भी आते हैं। अगर आप मिक्स फाइबर के पहन रहे हैं गर्मी में, बनियान नहीं पहने हैं, तो वो डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में है, जब पसीने निकले तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पसीने वहीं रुकेंगे और वो स्किन के लिए प्रॉब्लम करेंगे। और अगर नायलन है, फाइबर इस तरह का नायलन का, टेरिकॉट का, या फिर हार्ड कपड़े पहन लेते हैं चिकने, तो वो तो बिल्कुल पसीने को बाहर आने नहीं देगा, तो वो वहाँ पे पूरे बॉडी में दाने 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 निकल आएंगे। फिर हम लोग कौन सा पाउडर लगाएंगे? डर्मोकोल। इधर लगा ऐसे दाने, डर्मोकोल। इसमें तो कौन कौन, शाहरुख खान भी ऐड किया है, पता नहीं कितनी बात सुनी है, मगर उससे कुछ नहीं होने वाला। पाउडर लगा लो, कुछ नहीं होता। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि पसीने को निकलना है और निकलना देना है। पाउडर लगाएंगे तो और ज़ख्म बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पोर है पाउडर की वजह से भर जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है ना। अरे ऐड पे मत जाओ, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ऐड दिखाते हैं पाउडर लगाना ठंडा ठंडा लगता है। क्या बता रहे थे कि कॉटन के इसलिए पहनते हैं कि ये हमें काफ़ी कंफर्ट करता। पाउडर नहीं लगाना गर्मी में, दाने निकल आए कोई बात नहीं, उससे कॉटन कपड़े पहनो ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। पाउडर लगाओगे उसके और पोर्स बंद हो जाते हैं और वो और बड़े बड़े दाने निकलने लगते हैं। गर्मियों में दाने निकलते ना भाई, यहाँ तक चिकन पॉक्स भी निकलता है गर्मियों में, पता है कि नहीं? सर्दी में बहुत रेयर होता है, गर्मियों में चिकन पॉक्स भी निकलता है बहुत, वो स्किन का ही प्रॉब्लम होता है। आगे चले हम लोग कितनी बात सुनने, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन फास्टर हो जाता है। टेम्परेचर लो होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो हो जाता है। जैसे गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इतना एक बाल्टी पानी मारो थोड़ी देर में सूख गया, वहाँ गए आए पता चला सूख गया। और सर्दी में पानी डालो तो बहुत देर तक भीगा रहता है। या सर्दियों में कपड़े भी सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, सूखते तो है पर देर लगते हैं, रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो रहता है। इधर गर्मी में बहुत फास्ट होता है, कितनी बार में, इसलिए गर्मियों में 2 बार 3 बार लोग नहा भी लेते हैं। ठीक है ना, सुबह भी नहा लिया, दोपहर में भी नहा लिया, शाम में नहा लिया, रात को सोने से पहले भी नहा लिया। सर्दियों में तो हफ्ते में भी नहीं सार्थक, उसीलिए तुम्हें बदन में दर्द हो जाता है। ठीक है ना। आगे चले हम लोग, मिटा दें। ये तो दूसरा पार्ट था, टेम्परेचर था। तीसरा दे रखा है इसी तरह से, एक आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जानते क्या होता है? ह्यूमिडिटी जानते क्या होता है? वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हाउ मच वाटर वेपर इज देयर, कितना पानी के मॉलिक्यूल्स है, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी से क्या इफेक्ट होता है एवापोरेशन पे, वो मैं बताता हूँ इसको। ठीक है। ये कंटेनर है हमारा, इसके अंदर पानी है, ठीक है ना। और जैसे गर्मी ज़्यादा होती है तो बहुत तेज़ी से पानी मॉलिक्यूल जो ना, वाटर वेपर जो ना गैस में जाता है, तो ये गैस बन के यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ये इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज, ठीक है ना, पानी के जो मॉलिक्यूल वेपर फेज में कितना होता है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी अगर है यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब ये जो मॉलिक्यूल निकलेगा तो जाएगा किधर? जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कम जा पाएगा, मतलब जितना जाना चाहेंगे फ्री होता, अगर नहीं होता तो जल्दी जल्दी जाते, मगर अब वो है तो वो रुक रुक के जाएंगे, थोड़े थोड़े जाएंगे। तो रेट ऑफ एवापोरेशन इज स्लो इन ह्यूमिडिटी व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ हाई। ठीक है। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो होता है। रेट ऑफ एवापोरेशन इज स्लो एट हाई ह्यूमिडिटी।
ठीक है ना, और वाइस वर्सा। कम होगा तो फास्ट होगा। जितनी बात में, जैसे बरसात के दिन होते हैं, बरसात के दिन तो देखा ही होगा, जब बारिश होंगे, गर्मियों में आमतौर पे अब बारिश होने वाली है, तो बारिश होगी तो क्या होगा, पानी ज़मीन पे आता है, फिर ज़मीन चूँकि गर्म होता है तो बहुत तेज़ी से वो पानी जो है ना भाप बन जाता है, फिर पूरे एयर में वाटर मालिक्यूल बहुत हो जाते हैं। वो जो वाटर मालिक्यूल है जो स्टीम के फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में है, उसमें गर्मी ज़्यादा है या कम है? उसमें गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि जब वो लिक्विड में था वो हीट को एब्जॉर्ब करके वो वेपर में आया है। तो वो जो ह्यूमिडिटी है, ये वाटर के जो मालिक्यूल है, उसमें गर्मी ज़्यादा। नॉर्मल एयर जो है ना, हवा है, हवा में गर्मी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो ह्यूमिडिटी होगी वो पानी जो है ना हीट को एब्जॉर्ब करके लाया होगा, तो वो वाटर मॉलिक्यूल के पास हीट ज़्यादा है। जब वो ह्यूमिडिटी आपके बॉडी को टच करेगा तो गर्मी लगेगा, ठीक है ना। जब बारिश होने के बाद थोड़ी देर बाद जब वाटर वेपर बन जाते हैं, ह्यूमिडिटी हो जाती है काफ़ी, उसमें पसीने बहुत आते हैं, बहुत गर्मी लगती है, अब अलग तरह की गर्मी होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाने की वजह से वो गर्मी काफ़ी लगती है, ठीक है। घबराहट भी होता है उस गर्मी में, क्योंकि वो हर तरफ ऐसा ही होता है, पूरे चारों तरफ अपने घर में बाहर में हर तरफ ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है, हर तरफ आपको उस तरह की गर्मी लगेगी, ठीक है। तो उसमें फिर कूलर काम कर जाता है, ठीक है, कूलर काम कर जाता है। अब क्या बताएं, ये समझ में आया। और अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन फास्टर होगा। अब जैसे क्या बताएं, चौथा इफेक्ट, ये तो तीसरा था ह्यूमिडिटी, चौथा में क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, जो अगर ज़्यादा हवा के रफ्तार होंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन फास्ट होगा। जैसे मान लो हवा इधर से आ रहा है, ब्लो कर रहा है, विंड जो है ना ये ब्लो कर रहा है, तो ये पूरा जो ह्यूमिडिटी क्या होगा, हवा में उड़ के चला जाएगा, फिर इसका सरफेस खाली हो जाएगा, फिर ये तेज़ी से दोबारा से एवापोरेट होता रहेगा। कितनी बात में, तो क्या बताया, रेट ऑफ एवापोरेशन इज फास्टर इन विंड, ठीक ना, इन फास्ट विंड, ठीक है, और वाइस वर्सा कर सकते हम लोग। यानी अगर हवा तेज़ होंगे तो ये ह्यूमिडिटी को उड़ा ले जाएंगे, फिर रेट ऑफ एवापोरेशन तेज़ी से होता रहेगा। जैसे हम लोग चाय को हम लोग कप से निकाल के उसमें सॉस में डालते हैं, साथ ही फूंक भी मारते रहते हैं, जब वो ऊपर निकलता है तो हवा फूंक मारेंगे तो वो निकल जाएगा वहाँ से, फिर नीचे आएगा, फिर फूंक मारेंगे चला जाएगा, फिर इस तरह से जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ये चार इफेक्ट दे रखा है रेट ऑफ एवापोरेशन पे। एक, सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना फास्ट रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। दूसरा, टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, रेट ऑफ एवापोरेशन फास्ट होगा। तीसरा, ह्यूमिडिटी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी, कम रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। ये यहाँ पे इन्वर्सली इफेक्ट है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो होगा, ह्यूमिडिटी कम होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन फास्ट होगा। और चौथा दे रखा स्पीड ऑफ विंड, ये भी डायरेक्टली है, ज़्यादा हवा बहेंगे, तेज़ी से वो चलेगा, रेट ऑफ एवापोरेशन होगा, स्लो होगा तो उसी तरह से स्लो रहेगा। कितनी बात समझ में आई, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, कॉटन के कपड़े में, टेलिन के कपड़े में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। आगे एक दो चीज़ें और हैं वो मैं बताता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। क्या दे रखा है आगे, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, कैसा होता है, अभी हमने बताया कि हीट का फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम लोगों ने परफ्यूम जो है, परफ्यूम जाना है दावत में, परफ्यूम डाला, ऐसे डाला, दुकान पे गए, चेक करने, इस पे डालेंगे हाथ पे, स्मेल चेक करने कैसा आ रहा है, तो हमें ठंडा लगने लगता है। कभी किया कि नहीं, ठीक है। तो जब परफ्यूम डालोगे तो वो उससे आपको ठंडा लगने लगता है, ऐसा क्यों? अल्कोहल होता है, और अल्कोहल का जो नेचर है वो वोलाटाइल नेचर है। वोलाटाइल नेचर का मतलब क्या होता है,
ठीक है। वोलेटाइल मतलब विच कैन बी इजली कन्वर्ट इनटू गैस, इट कैन बी इजली कन्वर्ट इनटू गैस। तो वोलेटाइल का मतलब आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे उस पर डालेंगे हमारे बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो लिक्विड से गैस बन जाता है, फिर वो गैस में उड़ने लगता है। वो गैस हम लोग स्मेल करते हैं, लेकिन हमें ठंडा इसलिए लगता है कि उसने हमारे बॉडी से हीट लिया। अब सर्दी के दिन है, बहुत सर्दी पड़ रही है, हमारे घर में जो है ना ऊपर वाला जो मकान है वो जीने से चढ़ना होता है और लोहे का जो है वो सपोर्टर लगा हुआ साइड वाला, तो लोहे का सपोर्टर हाथ से पकड़ूंगा, ठंडा लगने लग, अरे ये ठंडा लग रहा है। लोहे का जब गर्मियों में पकड़ के जाते थे, सर्दी में जब बहुत ठंडा होता है तो वो सब ठंडा हो जाते हैं। जैसे उसे पकड़ेंगे हाथ का हीट जो है ना उसमें जाने लगता है, क्योंकि लो टेम्परेचर हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा 37 होगा, तो हमारे बॉडी से हीट उसमें जाने लगता है, तो छुएंगे तो फिर हमें ठंडा लगने लगता है। अब बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खुले हाथ से चलाएँगे तो बाहर के हवा 5 डिग्री और 5 डिग्री टेम्परेचर पे, हमारे 37, हाथ में ठंडा लग रहा। थोड़ी देर के बाद हाथ का पता ही नहीं चलेगा हाथ भी है या नहीं, ऐसे ही गाड़ी चली जा रही है करारे में पकड़े पकड़े, ठीक है ना। तो फिर पता चला कि गाड़ी घुमाना पता भी नहीं चलता, हाथ का अंदाज़ा ही नहीं लगता, ठीक। तो उसके फिर उससे बचने के लिए क्या करते हम लोग, ग्लव्स पहन लेते हैं। ग्लव्स पहनेंगे ना तो थोड़ा सा कम ठंडा रहेगा, थोड़ी सी उससे सपोर्ट रहेगा। अब तो ग्लव्स उसके भी आती है और अब तो जैकेट वाली ग्लव्स भी आती है, सॉफ्ट भी आती है, तो आप आराम से उसे आपको ठंडा नहीं लगेगा और हाथ में जान रहेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक दे रखा है एसीटोन, एक नाम दे रखा है एसीटोन, नाम सुना है। ये एक अल्कोहल मेड है और ये यूज़ करते हैं नेल पॉलिश रिमूवल के लिए, नेल पॉलिश रिमूवल, ठीक है ना। जैसे बहुत दफ़ा देखा होगा नेल नाखून में पॉलिश कौन करता है, लड़के तो करते नहीं, आमतौर पे लड़कियां करती हैं। तो अलग अलग टाइम में कभी ब्लू कर लिया, कभी रेड कर लिया, कभी ग्रीन कर लिया। और कुछ तो मॉडल भी होती है, उनके नाखून तो इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, वो सामने वाला कोई आएगा नहीं, इतना बड़ा सामान तो अपने साथ ही लेके चला, ठोक देंगे। तो उसको जब लाल करते हैं तो ऐसे जब हाथ दिखाते तो इतने बड़े बड़े लाल लाल 5 उंगलियां दिखाती है, नहीं। तो वो जो है अब होता ना कि आज लाल कर लिया, कल दूसरे पार्टी वार्टी में जाना है तो कल ग्रीन की ज़रूरत है या ग्रीन ड्रेस है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ग्रीन करना है तो कैसे छुड़ाएंगे, फिर नाखून घसना पड़ेगा, नहीं, एसीटोन आता है उसे लगा लेंगे और फिर कॉटन से इसे साफ़ करेंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ठीक है। फिर ग्रीन लगा लो। लड़कियों को तो समझ में आ रहा होगा, मैं तो ऐसे ही देखा देखी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब नहीं, हमने भी घर में रहते हैं ना, हमारे घर में भी फैमिलीज़ हैं, लेडीज़ हैं, उन्हें भी करते हुए देखते हैं, ठीक है ना। तो लाल पीले हरे नीले करते रहते हैं। आगे चले कितनी भाषा में। तो एसीटोन का नाम एनसीईआरटी ने मेंशन किया, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। एसीटोन है, ये नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे यूज़ है। ये अल्कोहल मेड है, जब लगाएंगे तो नेल को साफ़ करता है ये, ठीक है। अल्कोहल है, वैसे भी अगर हाथ पे लग जाएगा तो ठंडा लगेगा, इससे हाथ पे गिरेगा तो ठंडा लगेगा इससे। कितनी बात सुनिए, ये एक नाम दे रखा। आगे हम लोग चलते हैं, क्या बताएं इसके आगे कि अब तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैस और उनके प्रॉपर्टीज़, यहाँ तक पढ़ते हैं। लेकिन जो स्टेट ऑफ मैटर है अब तो 3 नहीं, अब 5 टाइप के स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैटर जो है कि हम लोग बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक है प्लाज्मा, और उसके बाद है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। तो ये जो 2 लास्ट के नाम है प्लाज्मा एंड BEC, इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, इनका दे रखा है, ठीक है। मिटा देते हैं इसे। एक दे रखा है सॉलिड, एक स्टेट, लिक्विड ये दूसरा स्टेट, और तीसरा गैस। ये सब हम लोगों ने किया, अभी तक तो कर ही रहे थे इसी को। अब 4th नंबर में दे रखा है प्लाज्मा, और 5th नंबर में दे रखा है BEC, ठीक है ना। फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दे रखा है। ये कौन सा है, अब इसको देखते हैं। इसको प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। प्लाज्मा क्या बताया है,
प्लाज्मा जो है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस हम लोग तो देखते हैं, महसूस करते हैं। सॉलिड को देखते हैं, लिक्विड को देखते हैं, गैस को महसूस करते हैं। जैसे एयर है, हमने देखा नहीं है, ठीक है, मगर इसके बिना ज़िंदा भी नहीं रह सकते। हवा है, हमने कभी देखा नहीं, पर इसके बिना ज़िंदा भी नहीं रह सकते। कितनी बड़ी बात है। जिसके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते, वो चीज़ कुदरत ने फ्री में दिया है, ठीक है। जिसके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते, वो चीज़ कुदरत ने फ्री में दिया है। हवा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्री में मिलता है, ठीक है। कुदरत ने ऐसा प्रोसेस कर दिया है कि हमें फ्री में मिलता है। ये और बात है कि कोरोना आ जाता है या फिर सिलेंडर में ऑक्सीजन बेचते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन ऐसे कुदरत हमें फ्री में देता है, देने का प्रोसेस बना रखा है। पानी, ठीक है ना, वाटर का साइक्लिक प्रोसेस है और पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है पानी पीने के लिए, तो हमें पानी फ्री में मिलता है, ठीक है ना। एक साइक्लिक प्रोसेस है, बारिश होते हैं, बादल लगते हैं, बारिश होती है, पानी आता है, पीते हैं, फिर वेस्ट होता है, फिर एवापोरेट होके फिर ऊपर जाता है, बादल बन जाता है, फिर बारिश होती है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। ये और बात है कि हम लोग जंगल काट रहे हैं और जंगल काटने की वजह से एवापोरेशन कम होते जा रहा है, फिर बादल, एवापोरेशन कम होगा तो बादल कम बनेंगे, बादल कम हो गए तो बारिश कम हो गया, बारिश कम हो गई तो पानी कमी होगी, पानी कमी होगी तो खेती कम होगा, प्यासे मरेंगे, फिर पानी खरीद के पिएंगे, चाहे वो बिस्लरी हो, चाहे किनली हो, या कोई भी कंपनी को पानी खरीद के पिएंगे। तो ये और बात है कि पानी कंपनियां बेच रही हैं, मगर कुदरत ने पानी तो फ्री, वो कंपनी को भी पानी खरीद के नहीं लाना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं बोरिंग करके पानी निकाल रहा, पैक करके बेच रहा है, ठीक है। कितनी बात सुनिए, ऐसा नहीं कि वो अपने घर में पानी बना रहा मशीन लगा के, ठीक है। आगे चले, हाँ बोलो सर। ऐसा आज तो सब लोग खामोश है, पढ़ रहे, ठीक से समझ के पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आज ये एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है ना। सुन के समझो, क्योंकि बेटा ना हम बहुत सारी चीज़ें लिख नहीं रहे हैं, ये सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर कूल होके कंसंट्रेट होके सुनेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। सेंटर पे उस दिन, जिस दिन टेस्ट हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें हमने कुछ नहीं लिखा, थोड़े से चीज़ें लिखी मैंने, ऐसे ऐसे ऐसे, बाकी तो सब बोल दिया। और जो बोली हुई बात आपने सुना, रिटेन किया, जाकर रिवीजन कर लिया, तो आपके दिमाग में रुका रहेगा। और फिर सेंटर के दिन जब टेस्ट में, पेपर में आएगा, तो वही सुनी हुई बात आपको रिकॉल करके हेल्प करेगा समझने, सवाल को समझने और आंसर को देने में। वरना आप सोचो कि फिर मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो अब कभी बाद नहीं आने वाला, ठीक है। तो जो बताया जा रहा है बिल्कुल फोकस होकर सुनिए। क्लास ख़त्म हो जाए, खूब हंस लो, खूब बात कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर। लेकिन कोई भी टीचर का जब क्लास लेगा तो ध्यान से समझो, क्योंकि जो बताया जा रहा है उसी में से सवाल में आएगा, उसी में से पेपर में आएगा, ठीक है। तो बात करने के लिए मना नहीं है, लेकिन जब क्लास हो रहा तो उस वक्त ध्यान से सुनो, क्योंकि लिखाई कम है, बोलने का काम ज़्यादा है और वो सब हवा में जा रहा है। तो आप उसे सुनो, फ़ौरन रिवीजन करके उसको रिटेन करो, रिकॉल करो, और फिर उसके बाद वही आपको बाद में हेल्प करेगा, ठीक है। ये वक्त भी अगर बातचीत में हाय हाय, हेलो हेलो, इधर उधर देखने में, तो मैं तो इतना डांट भी रहा हूँ, बड़े क्लासेस में कुछ नहीं बोलता कोई, बात करना करते रहो। टीचर अपना पढ़ाया, उसका 1 घंटा हो गया, 500 रुपये हो गए, चलो भैया अगले क्लास में जाता हूँ। अगले क्लास में जाएगा, फिर बड़बड़ बड़बड़ करता है, पीछे बात करो, सुनो ना सुनो, लिखो ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना करके वो अपना हिसाब देखता रहता है, ठीक है। हम तो इसलिए इतना बोल रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि आप जल्दी से फोकस्ड हो, कंसंट्रेट हो, ताकि आप रिज़ल्ट दो, ठीक है, आपके ज़िंदगी करियर बने। इसलिए बार बार टोकना पड़ता है। अगर नहीं तो मैं नहीं टोकूंगा यार, मुझे क्या नुकसान पड़ेगा, हम तो पैसा ले चुके, ठीक है। खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, ठीक है। 4 दिन तक अदा करेंगे, 4 दिन को 5वां दिन मना कर देंगे, तो लेके आओगे ही आओगे। फिर कोचिंग करना है तो फिर जमा कर दोगे, उसके बाद मैं खाऊँ। मैं बार बार क्यों टोक रहा हूँ, इसलिए कि मैं समझ रहा हूँ कि अगर मैं अभी टोकूंगा तो अभी भी फोकस्ड हो जाएगा, तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है। और अभी रिवीजन कर लेंगे तो आने वाले दिन में उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ लो, मैं किसी से, मेरा किसी से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि मैं दुश्मनी निभा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि जल्दी से जितना जल्दी आप ट्रैक पे आ जाओगे, वो आपके लिए फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा करता रहेगा। और किसी भी कंपटीशन को अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो जब तक आप खुद नहीं
सिंसियर हो गए, कोई भी सिलेक्शन लाइफ में, कोई भी कंपटीशन सिलेक्ट आप विन नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते, चाहे वो नर्सरी केजी का ही टेस्ट क्यों ना हो। ठीक है, हर टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है, एक लग के समझ से करनी पड़ती है, क्योंकि आप सिंसियर होगे, आप सिंसियर नहीं होगे तो जो सिंसियर होगा उसका सिलेक्शन होगा, आप सिंसियर नहीं हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब फिर बाद में कहोगे कि कोचिंग वाले ने नहीं पढ़ाया तो मेरा हार्ड लक है, नसीब ख़राब था। अबे नसीब ख़राब किसका था? किसी का नहीं था। जिसका सिलेक्शन हो गया उसका क्या हुआ? उसी क्लास में वो भी पढ़ रहा था, उसी क्लास में तुम भी पढ़ रहे थे। एक टीचर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, इन्हें भी पढ़ा रहा हूँ, सबको पढ़ा रहा हूँ, तो कि उसका हो गया, उसका हो गया, उसका क्यों नहीं हुआ भाई? उसको कम थोड़ी पढ़ाया था मैंने, सबको बराबर पढ़ाया था। लेकिन हाँ, वो ध्यान नहीं दे रहा ना वो, और बार बार बोलना पड़ रहा, तब भी मजाक में ले रहा, हाय 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 हाय। अबे तो मजाक मेरा थोड़ी करोगे। कितनी बात सुनिए, आगे चलते हैं। क्या बता रहे थे हम लोग? प्लाज्मा बताने जा रहे थे, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लें। प्लाज्मा में क्या बताया कि आजकल जो है बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जिसमें कोई मटेरियल तो नहीं होता मगर उसका एग्जिस्टेंस महसूस करते हैं। जैसे आजकल ये रॉड है, फ्लोरेसेंट रॉड होता ना, कैथोड ट्यूब होता है ये रॉड में, जैसे जलता ना वाइट कलर का रॉड। तो इसमें क्या होता है कि बताते हैं कि इसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब है। ये फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है, हीलियम गैस डालते हैं, हीलियम गैस डालते हैं। ये हमारा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब है, स्पेलिंग देख लेंगे थोड़ा सा। फ्लोरेसेंट ट्यूब है, ट्यूबलाइट जो होता है हमारा वो, उसके अंदर क्या है कि गैस भर देते हैं हम लोग, ये गैस भर देते हैं, इसमें गैस होता है, स्पेशली हीलियम गैस होता है। ये जब हाई वोल्टेज हम लोग सप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज, तो ये जो गैस है ये आयनाइज्ड हो जाता है, आइंस बन जाते हैं, और वही आइंस जो है ना बाद में वो लाइट एमिट करने लगते हैं। ठीक है ना, लाइट एमिट करने लगते हैं वो आइंस, तो वो आइंस का अपना एक लाइट आने लगता है, वो रोशनी देने लगता है। कलर डिपेंड करता है कि इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ मिक्स किया है इसके साथ, तो उसके हिसाब से वो कलर आने लगता है। ठीक है, लेकिन आमतौर पे अभी तो वाइट कलर का ही आता है। तो बताया क्या कि जैसे ये हीलियम गैस है या दूसरे जो है दूसरे गैसेस भी है, अगर उनको हाई पोटेंशियल पे लगाते हैं तो वो गैस आयोनाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आइंस बन जाते हैं। आयोनाइज का मतलब फॉर्म्स आइन, आइंस बनाते हैं, और ये जो आइंस होते हैं यही रेज इमिट करते हैं, लाइट रेज को इमिट करते हैं, और वही लाइट जो है ना बाहर की तरफ आता है। अब इस आइंस को तो हम लोग किसी मटेरियल में, सॉलिड लिक्विड गैस में इंक्लूड नहीं करते, तो इसी आइंस को प्लाज्मा के नाम से दिया गया है। ठीक है ना, ये कैथोड ट्यूब हो गया, ठीक है ना, और ये कैथोड ट्यूब फ्लोरेसेंट लाइट कहलाता है। ऐसे ही दे रखा है। नियॉन गैस भी यूज़ करते हैं, नियॉन गैस, ये भी एक नोबल गैस है। ये जो है हीलियम जो है और नियॉन जो है ये सब नोबल गैस है। नोबल गैस जानते हैं किसको कहते हैं? ये रिएक्ट नहीं करते। हाँ भाई, ये इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सब नोबल गैस है, ये रिएक्ट नहीं करते किसी से। अब जैसे नियॉन गैस भी होता है, इसको भी अगर हाई वोल्टेज लगाते हैं तो ये भी लाइट एमिट करता है। नियॉन गैस भी आइंस बन जाता है, और आइंस बनने के बाद वो भी लाइट एमिट करता है। अब ये जो आइंस है इनको किस मैटर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसको ही प्लाज्मा कहा जा रहा है। तो नियॉन गैस, हीलियम गैस जो लाइट एमिटिंग डिवाइस में यूज़ किए जा रहे हैं, वो जो आइंस होते हैं उस आइंस को ही प्लाज्मा का नाम दिया जा रहा है। उस आइंस को जो आयनाइज्ड हो जा रहे हैं उनको, क्योंकि जो गैस होता है, जैसे हमारा एयर है, गैस है, तो गैस को तो हम लोग बोलते हैं ये गैस होता है, लेकिन ये गैस जो है ना आइंस नहीं है। जैसे हमारा एयर है, एयर मिक्सचर है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, दूसरे गैसेस है, मगर ये गैस है, इनर्ट गैस है, ये आइंस नहीं है ये। ठीक है, तो लेकिन इसमें जो लाइट वाले, जो जितने भी लाइट के डिवाइस, आजकल बहुत सारे नए नए तरीके के लाइट के डिवाइसेस आ रहे हैं। जैसे हमारा एक LED आता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, वो भी एक तरह का डिवाइस है। लेकिन इस तरफ इसमें स्पेशली बोला कि जो हमारा हीलियम है, नियॉन है, इनको यूज़ करके जो ट्यूब या लाइट का सोर्स बनाते हैं, वो जो आइंस बनता है उसी आइंस को प्लाज्मा के नाम से कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। जैसे बताते सन के अंदर जो है एक प्रोसेस होता है, नाम है फ्यूज़न प्रोसेस।
फ्यूज़न प्रोसेस में उसके स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन करके लार्ज न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है, और कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी सन से चला आ रहा है। हमारा प्रोसेस का नाम है फ्यूज़न प्रोसेस। कितनी बात सुन रही? फ्यूज़न प्रोसेस। इसकी वजह से एनर्जी चला रहा है सन से। लेकिन क्या बताया कि सन का जो कलर है, जो येलोइश कलर है, वो किसकी वजह से है? बता दें कि इतना हीट बनता है कि ये जो वहाँ पे हाइड्रोजन जो फ्यूज़ करके हीलियम बनते हैं, हाइड्रोजन फ्यूज़ करके हीलियम बनते हैं, ठीक है ना, हीलियम बनते हैं, तो ये जो है इतने हीट में आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सन येलोइश कलर का या रेडिश कलर का जो दिख रहा है, येलोइश कलर का, वो कलर इसके आइंस के फॉर्मेशन की वजह से है कलर। लेकिन जो एनर्जी आ रहा है वो फ्यूज़न प्रोसेस की वजह से आ रहा है। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फ्यूज़न एंड फिशन, इसका अलग से दे रखा। हाँ बोलो। सन का कोई कलर नहीं है, लेकिन जो कलर आ रहा है ये येलोइश कलर, जैसे हम लोग होता है ना कि जो येलोइश कलर जाके देखते हैं या ऑलमोस्ट दिखाया जाता है कि येलोइश कलर का सन है, तो वो जो कलर है, वो जो आइंस बन रहे हैं सन के अंदर, जो इतना हीट की वजह से आइंस बन रहे हैं, उस आइंस की वजह से वो एक कलर दिखाई दे रहा है। जैसे येलोइश कलर है, तो येलोइश कलर किसकी वजह से दिख रहा है? आइंस की वजह से। वो आइंस उसको येलो करके दिखाता। जैसे हमारा एक देखिए, एक 10 रुपये की बल्ब आती है गोल वाली, जब उसे जलाता है तो कौन सा कलर आता है? येलोइश कलर का आता है, ठीक है ना, पीले कलर का रंग आता है, उसमें से निकलता है। लेकिन आजकल बहुत सारा है कि वाइट कलर भी आता है। तो बताते हैं कि उस पर दूसरे गैस डाल देते हैं, जैसे हीलियम गैस डाल देंगे ना, तो वो गैस जो है ना उसको वो एक वाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो आयनाइज्ड हो जाता है, आइंस बन जाता है, उस आइंस की वजह से वो दूसरा कलर प्रोड्यूस करने लगता है। तो कलर करने के लिए आइंस की ज़रूरत है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सन में फ्यूज़न प्रोसेस होता है, ठीक है। वो जो आइंस बनते हैं उसी को प्लाज्मा कहते हैं। कितनी बात सुनिए, आगे चले। इसके बाद एक दे रखा है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भी एक मटेरियल का नाम दिया गया है। मैं इसे मिटा दूँ, समझ में आ गया प्लाज्मा किसको कहते हैं। जो आइंस होते हैं जिससे लाइट एमिट करते हैं, वो हमारा प्लाज्मा के नाम से जाना जा रहा है। बताते हैं कि इसमें BEC के लिए कर रहे हैं। बताते हैं कि एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने सबसे पहले एक मटेरियल के बारे में कैलकुलेट किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया और बहुत सारी बातें बताई। मगर चूँकि किसी बात को अगर या किसी चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो बोलने से पहले आपको एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें जाके बताना होता है। उसमें फिर क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, फिर उसको क्रॉस क्वेश्चन को आपको बताना, जवाब देना होता है। अगर वो पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देंगे, तब जाके आपकी बात को माना जाए कि आप ये कह रहे हैं। सत्येंद्र नाथ बोस उस बारे में तो बहुत सारी बातें जानकारी की या अपना ऑब्ज़र्व किया, लेकिन उसको वहाँ तक नहीं ले गया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो वो वहीं पे रुक गया। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन, उस चीज़ को उनको पता चला, उन्होंने उस पर स्टडी की और देखा और समझा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत पहले से मशहूर थे, इंटरनेशनली उनको रिकॉग्नाइज था, तो इसीलिए उन्होंने इस वाले को, वो जो BEC जिसको करें, इस मटेरियल के बारे में एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। किसने? आइंस्टीन ने। लेकिन चूँकि वो काम ज़्यादातर बॉस का किया हुआ था, सत्येंद्र नाथ बॉस का, तो इसीलिए उस मटेरियल का नाम रख दिया बॉस। उनका भी नाम है आइंस्टीन कंडेंसेट, ये इसका नाम रख दिया गया इस मटेरियल का, ठीक है। बाद में बताते हैं कि 2001 में कई सारे लोगों ने इस पे और काम किया है, उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कर्नल कैटर एक नाम दे रखा है, और एक और नाम दे रखा, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है इसी पे काम करने पे, ठीक है। अब ये बताते हैं कि ये है क्या चीज़, ठीक। कंडेंसेट का मतलब तो जानते होंगे, ठीक है। कंडेंसेट का मतलब होता है जब गर्म चीज़ को ठंडा करते हैं, कंडेंसेशन। जैसे
अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक का बोतल लाएंगे फ्रिज में से और थोड़ी देर रख दे तो उसके ऊपर पानी आ जाएगा। वो पानी कहाँ से आ गया? एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो जो उसके कांटेक्ट में आएंगे उसकी गर्मी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसकी गर्मी वो पानी के बोतल में ना वो ठंडा है तो वो उसके हीट उसमें चला जाएगा, तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी वाटर मॉलिक्यूल जो जो उसके बॉटल के टच में आते जाएंगे सबका हीट बॉटल के अंदर चलता जाएगा और वो गैस से लिक्विड में चेंज होते जाएगा। वो कंडेंसेट हो जाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। फिर थोड़ी देर में पूरे बॉटल पे पानी आ जाता है। कितनी बात सुनी? कंडेंसेशन। ऐसे ही क्या बताया इन्होंने, बॉस ने बताया कि एयर के अंदर बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो जिसकी डेंसिटी बहुत 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 ही कम है। इतना कम है कि उसे कैलकुलेशन या समझना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करें, कैसा कंडीशन? उन्होंने क्या कि 100,000 ठीक है ना, 1000 यहाँ ऐसा 1000, ठीक है ना? क्या मतलब समझ में आया? ये 100,000 इतना कर ले, यानी 1 का इतना कर ले। क्या चीज़? टेम्परेचर। अगर इतना टेम्परेचर कम कर ले, जैसे हम लोग 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री के नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -100 -200 -200 -1000 -100,000 यानी इतना जब टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या देखा गया कि कुछ कुछ ऐसे गैसेस थे जो कंडेंसेट हो रहे हैं, यानी वो जो गैस में थे वो लिक्विड में आ रहे हैं। और वो पहले कभी नहीं देखे, तो उससे पहले टेम्परेचर पे कभी नहीं दिखे थे। लेकिन जब इतना से ज़्यादा टेम्परेचर लो करते हैं तो वो कुछ अलग टाइप के लिक्विड बन के आ रहे हैं, गैस से लिक्विड बन रहे हैं। और फिर उस लिक्विड के बारे में स्टडी किया, प्रॉपर्टीज़ को बताया उसने, जो भी फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ था उसके बारे में बताया। उसी मटेरियल के बारे में कहते हैं उसको BEC, उसी मटेरियल को कहते हैं BEC, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट उसको कहते हैं। यानी इतने टेम्परेचर जब हम लो करेंगे तो वो एक गैस है जो गैस से ठंडा होके वो हमारा लिक्विड में चेंज होगा और फिर वो एक नया लिक्विड का एग्जिस्ट बताएगा कि ये नया लिक्विड आया। लेकिन इतना टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ये इतना टेम्परेचर कम करना आसान नहीं है, ठीक है, इतना टेम्परेचर कम करना। तो इतना गैस को रख के टेम्परेचर कम करके अभी इस पर काम चल रहा है। तो इस गैस के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हाईलाइट नहीं हुआ है, लेकिन एक चैनल का वो एक वेबसाइट का नाम दिया है www. क्या लिखा है? scienceforkids.com। इस पे अभी जो भी काम हो रहा है इस वाले साइट पे इसके डाला जा रहा है। यानी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज या कलर या जो भी है, जो कुछ भी इसके बारे में अभी जानकारी हो रही है, अभी तो किताबों में नहीं है, लेकिन इस वाले साइट पे जाके देख सकते हैं कि जो नए लो लेटेस्ट साइंस नहीं है ना, क्या है फिर? हाँ www.chem, हाँ chem for kids, chem for केमिकल का केम का गया है, और www.chemforkids.com इस वाले साइट पे। हाँ, इन दोनों के बारे में इस पे अभी चल रहा है, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिटेलिंग किताबें नहीं हो रही, क्योंकि बड़े क्लास के लिए है, ठीक है ना? तोड़ी डालोगे तुम मेरा मुँह। ओके, कितनी बात समझ में? यहाँ पे ये जो चैप्टर है अपना इज़ मैटर अराउंड अस, नहीं मैटर अराउंड अस, ये ख़त्म हो जाता है। अब अगला जो चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, अगला केमिस्ट्री का चैप्टर है।